तुम्हारी बहन को भी मारना है। कोशिश करूंगा उसे ज्यादा बेरहमी से मार सकूं। पता नहीं हो पाएगा या नहीं। आजकल कुछ भी आसानी से नहीं होता। अरे देखो पानी तुम्हारी नाक में घुसने लगा। चलो अब मैं निकलता हूँ। हैव ए नाइस डे। उसने लाइट बंद कर दी और सीढ़ियाँ चढ़कर बेसमेंट से बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। पीछे बेसमेंट में फिर घुप अंधेरा छा गया, मौत का अंधेरा। कपिल हॉस्पिटल पहुंचा। लीना का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब कपिल को भी चिंता होने लगी। लीना पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद काम पर गई ही नहीं थी। क्यों? वो दिन भर से कहाँ है? सौम्या के घर पर लीना को नहीं देखकर सौम्या के उस तरह से घबरा जाने और चीखने चिल्लाने पर पहले कपिल के दिमाग में ये भी ख्याल आया था कि सौम्या ओवर रिएक्ट कर रही थी। लेकिन अब लीना का कहीं कोई पता नहीं चलने पर उसे लगने लगा कि कहीं उसे लीना के किसी तरह की मुसीबत में हो, भगवान न करे ऐसा हो, जिसके चलते वो इतनी घबरा गई थी। आखिर वो उसकी बहन थी, उससे इतना प्यार करती थी। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाना। क्लेयरवोयेंट। कपिल उस रूम में पहुंचा जिसमें क्लेयर भर्ती थी। उसने एक जाती हुई नर्स को रोका। सिस्टर, इस वार्ड में एक लड़की को भर्ती किया गया था। उसकी हालत अब कैसी है? होश आ गया है सर, नर्स बोली, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं कर रही है, जबकि उसका बात करना बेहद जरूरी है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? कपिल ने पूछा। बिल्कुल सर। नर्स कपिल को पहचानती थी। उसने रूम की ओर इशारा किया। आप अंदर जा सकते हैं। कपिल ने रूम में प्रवेश किया। क्लेयर बिस्तर पर बैठी हुई थी। चेहरे से वो बेहद निराश लग रही थी। सुबह की तरह इस वक्त भी कपिल के अंदर आने पर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कपिल उसके बेड के पास पहुंचकर विजिटर्स के लिए रखी गई कुर्सी पर बैठ गया। हेलो क्लेयर, उसने कहा। कोई जवाब नहीं। क्लेयर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो कुछ नहीं बोली। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। कपिल बोला, तुम जानती हो तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ है? पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करना चाहती है। शायद तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। शायद तुम्हें रेस्टोरेंट वाली घटना के बारे में भी कुछ पता है। रेस्टोरेंट वाली घटना सुनकर उसके शरीर में हरकत हुई। उसका शरीर धीरे से कांपा और फिर स्थिर हो गया। क्लेयर, कपिल बोला, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं तुम्हारे पिता के हत्यारे को किसी भी तरह गिरफ्तार करके ही दम लूंगा और उसे उसके किए की सजा दिलवाऊंगा और रेस्टोरेंट में हुए उस कत्ल की भी सजा दिलवाऊंगा। लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्लेयर, अगर तुम हमें कुछ बता सको तो हमें हत्यारे को पकड़ने में आसानी होगी। उसने चेहरा उठाकर कपिल की ओर देखा। वो खूबसूरत तो थी ही, उसकी नीली आंखें और भी ज्यादा सुंदर थीं। कपिल 1 मिनट के लिए स्तब्ध सा हो गया। पहली बार वो कपिल की ओर देख रही थी। कपिल उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन में जकड़ा जा रहा हो। उस रात वो बेहद धीमे स्वर में बोल रही थी, लेकिन फिर भी कपिल को उसकी बात साफ सुनाई दे रही थी। इस दुनिया में केवल वे ही 2 शख्स हों। कपिल का पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित हो गया था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसका वर्णन करना कम से कम के कपिल के लिए तो बेहद मुश्किल था। रेस्टोरेंट में चीख सुनाई दी। वो बहुत डरावनी चीख थी, बहुत डरावनी। वहाँ लाइट भी नहीं थी। फिर अंधेरे में ही एक लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो मुझसे बड़ी थी। वो मुझे देख रही थी, लेकिन वो बहुत भयानक थी। लड़की? कपिल बोला। कौन लड़की? मैं उसे नहीं पहचानती। तुमने कहा वो भयानक थी। भयानक क्यों? क्लेयर ने सूनी सूनी आंखों से सामने की ओर देखा और फिर पलटकर सीधे कपिल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे जिन्हें कपिल समझ नहीं पाया। वो भयानक थी, क्लेयर ने कहा, क्योंकि वहां अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ भी नहीं। लेकिन फिर वो अजीब ढंग से मुस्कुराई। वो दिखाई दे रही थी। कपिल क्लेयर के रूम से बाहर आया। क्लेयर की उलझन भरी बातों से वो कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहा था। उसे उम्मीद थी कि क्लेयर के बयान से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन क्लेयर ने जो बताया वो कहीं से भी केस में मददगार साबित होता नहीं दिख रहा था। पता नहीं वो किस लड़की की बात कर रही थी। तो क्या रेस्टोरेंट में जो चीख सुनाई दी थी वो उसी लड़की की थी जिसे क्लेयर ने देखा था? लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता था। फिर वो लड़की कहाँ गई? क्लेयर ने भी उसके बाद एक शब्द नहीं बोला। वो तो जैसे बस उतनी ही बात कपिल से कहने के लिए अपनी उस स्ट्रेस अवस्था से बाहर आई थी। कपिल उससे कुछ जबरदस्ती को बुलवा नहीं सकता था। मजबूरन उसे कमरे से बाहर आना पड़ा था। उसने नर्स को क्लेयर का ध्यान रखने के लिए कहा और जब वो दोबारा बातचीत करने लगे तो फौरन उसे बताने के लिए भी कहा था। आखिर ये लड़की का क्या चक्कर था?
कौन थी वो लड़की जिसकी चीख रेस्टोरेंट में सुनाई दी थी? अगर वो यही लड़की थी जो अंधेरे में क्लेयर के पास आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था? कहाँ गई वो लड़की? किसी और ने उसे क्यों नहीं देखा? क्या क्लेयर सब बकवास कर रही थी? अपनी अस्थिर मानसिक हालत में बड़बड़ा रही थी। कपिल को क्लेयर के क्लेयरवोयेंट होने की बात ही हजम नहीं हो रही थी। वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि क्लेयरवोयेंट होने जैसा कुछ होता भी है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। कपिल ने पूरे घटनाक्रम के बारे में शुरू से सोचने लगा। कल रात रेस्टोरेंट में जो घटना हुई थी, उसके बारे में जो भी जानकारी उसे मिली थी, उसके बाद जो कुछ हुआ था, कोई क्लू तो मिले जिससे इस केस में आगे बढ़ते में मदद मिल सके। उसने आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। केस से जुड़े हर आदमी के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने की कोशिश की। ऐसा कोई शख्स जिसने कोई अजीब हरकत की हो। यकायक उसे कुछ ध्यान आया। सिस्टर, उसने वहां से गुजर रही एक नर्स को रोका। 2 मिनट, आपसे कुछ पूछना है। जी। नर्स रुककर उसकी ओर प्रश्नसूचक निगाहों से देखने लगी। कपिल उस नर्स को पहचानता था। वो काफी समय से वहां अस्पताल में काम करती थी। वो उसके सवालों का सही जवाब दे सकती थी। यहाँ अस्पताल में जब कोई डेड बॉडी आती है तो पोस्टमार्टम के लिए कौन कौन से डॉक्टर की ड्यूटी लगती है? मेरा मतलब डॉक्टर सौम्या के अलावा। डॉक्टर सौम्या के अलावा, नर्स सोचते हुए बोली। उनके अलावा तो डॉक्टर अभिषेक ही पोस्टमार्टम करते हैं। और डॉक्टर माधव, वो तो अस्पताल के हेड हैं। उन्हें क्या जरूरत है पोस्टमार्टम करने की? तो क्या वो कभी पोस्टमार्टम नहीं करते? नर्स हिचकिचाई। कभी कभार जब कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी चाहिए होती है, या ऐसा ही कोई अर्जेंट मामला हो, तब शायद। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। कपिल तीर की तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। पीछे मलिका माधव खड़ी थीं। उनके चेहरे पर भी भय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आपने कहा था, कपिल बोला। आपने क्यों कहा था इन्हें पोस्टमार्टम जल्दी करने के लिए? वो कुछ नहीं बोली, पास में ही रखे सोफे पर बैठ गई। देखिए मिसेज माधव, कपिल उनके पास पहुंचा। मैंने इनसे भी कहा है और आपसे भी कह रहा हूं, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं जो भी पूछ रहा हूं और इस मामले में जो कुछ भी आप लोगों की भूमिका है, उसे बिना किसी लाग लपेट के बता दीजिए, तो शायद मैं आप लोगों के साथ कुछ नरमी से पेश आ सकूं। अब ये डबल मर्डर का केस है। लीना गायब है। इस वक्त मैं एक सेकंड भी बर्बाद करने की स्थिति में नहीं हूं। बताइए, जल्दी पोस्टमार्टम करवाने के पीछे आपकी क्या दिलचस्पी थी? जिसका खून हुआ था, मिसेज माधव कांपते स्वर में बोली, वो एक लड़की थी। कपिल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोला। लाश को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने तक कई लोगों ने देखा था। वो कोई आदमी ही था। आदमी नहीं था वो। मिसेज माधव चीख उठी। वो मेरी जिंदगी की दुश्मन थी, मेरी सबसे बड़ी भूल। पिछले 2-3 सालों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मुझे उससे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर जब मुझे विराज के बारे में पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे लगा मैं उससे अपना काम करा रही हूँ, लेकिन मैं उसके जाल में फंसती चली गई। कहकर मिसेज माधव फूट फूट कर रोने लगी। ये वक्त पहेलियों में बातें करने का नहीं है मिसेज माधव, मलिका की एक सहेली थी। डॉक्टर माधव बोले। शीना सक्सेना इससे उम्र में काफ़ी छोटी थी। वो 24 से 25 साल की। करीब 3 साल पहले मलिका की उससे दिल्ली में एक टूर के दौरान मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गई थीं। फिर बाद में भी दोनों एक दूसरे से मिलती रहीं। मलिका और भी ज़्यादा टूर पर जाने लगी। ये दोनों अक्सर बाहर मिला करती थीं। कभी दिल्ली में तो कभी मुंबई में तो कभी कहीं और होटलों में साथ रहा करती थीं। मलिका ने मुझे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। करीब आ गई थीं। कपिल हैरानी से बोला। क्या मतलब? डॉक्टर माधव चुप हो गए। कपिल मिसेज माधव की ओर घूमा। तो आपके शीना के साथ संबंध थे? मिसेज माधव का सिर झुक गया। फिर कपिल बेसब्री के साथ बोला। उसके बाद क्या हुआ? इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।